हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों आज हम लोग डिसिप्लिन 9 और डिसिप्लिन 10 देखेंगे। आखिरी वीडियो होने वाला है ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का, यानी कि जो DSSB का पीजीटी बायोलॉजी का जो अभी पेपर हुआ है 2021 का, उसका ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, प्रीवियस 4 वीडियोस में मैंने 160 क्वेश्चंस कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किए हैं, उनको ज़रूर देख लीजिए पहले जा कर के। उसके बाद ये लास्ट 40 क्वेश्चंस जो हैं ये भी देखिएगा। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डिसिप्लिन लास्ट है 10th वाला, उसमें हमारे 20 क्वेश्चंस टीचिंग पेडागोजी वाले हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ से एक तो क्लियर हो जाता है, प्रोटोजोन में जो लोकोमोशंस होता है, ठीक है, वो फ्लैजिला से होता है, यूग्लिना वगैरह में। और जो हमारे स्पर्मेटोजोआ हैं, ठीक है, वो भी फ्लैजिला की हेल्प से ही स्विम करते हैं, तो इसका आंसर फ्लैजिलर मूवमेंट होने वाला है। स्पॉन्जेस में जो कैनाल सिस्टम है, ठीक है, ये स्पॉन्जेस में मिलता है, ध्यान रहे आपको, कैनाल सिस्टम फाउंड इन द स्पॉन्जेस। एंड एक आपको पता हो तो कैनाल वेस्कुलर सिस्टम भी होता है जो एकाइनोडर्मिट्स में मिलता है। तो स्पॉन्जेस में अगर बात करें तो यहाँ कॉलर सेल्स होती हैं, तो वहाँ भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं जिससे वाटर इन एंड आउट जाता है ऑस्कुलम और ऑस्टिया के थ्रू, ठीक है। तो इसमें जो आंसर जाने वाला है वो फ्लैजिलर मूवमेंट जाने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मायोटोम मसल प्रेजेंट इन। दोस्तों मायोटोम मसल्स जो होती हैं ये वो मसल्स हैं जो सिंगल नर्व रूट से, स्पाइनल नर्व रूट से मैं कहूँ, अराइज होती हैं, और ये आपको मैं बता दूँ फिशेस में पाई जाती हैं ओनली मायोटोम मसल्स, ठीक है। ये स्विमिंग में हेल्प करती हैं उनकी, ठीक है, वाटर को कट करने में हेल्प करती हैं। तो मायोटोम मसल्स का जो रिलेशन है वो फिशेस से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच रिप्रेजेंट द मॉडर्न हॉर्स। तो देखिए जो मॉडर्न हॉर्स है दोस्तों वो इक्वस है, और जो इसकी जो ये ईओहिप्पस, मैरीहिप्पस और प्लियोहिप्पस है, ये इवोल्यूशन में आप पढ़ेंगे दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ सीक्वेंस। सबसे पहले रहेगा दोस्तों ईओहिप्पस 1, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मीज़ोहिप्पस है, ठीक है, मीज़ो नहीं है तो उसके बाद में यहाँ मीज़ो दे नहीं रखा, तो मैरीहिप्पस है सेकंड पे, और जो प्लियोहिप्पस है ये थर्ड पे है, ठीक है। सबसे जो लेटेस्ट है दोस्तों वो इक्वस है, ठीक है, मॉडर्न जो हॉर्स है हमारा वो इक्वस है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इनकी डिजिट्स में भी अंतर था, इनकी हाइट में भी अंतर था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ईओहिप्पस जो है सबसे शॉर्ट हाइटेड है, उसके बाद मैरीहिप्पस है, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ प्लियोहिप्पस है, ठीक है दोस्तों। तो ये इवोल्यूशन है, मैं आप लोग पढ़ेंगे हॉर्स का इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच एंटीबॉडी कैन पास थ्रू द मदर टू फीटस वाया प्लेसेंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, IgG, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। देन क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ रेक्ट्रिसेस प्रेजेंट इन पिजियन इज। दोस्तों इसमें जो पिजियन है उसकी जो टेल होती है ना, जो रेक्ट्रिसेस है ना, मैं आपको बता दूं इन्हें क्विल फेदर के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों, ठीक है। जो क्विल फेदर्स होते हैं ये जो है ये टेल बनाते हैं पिजियन की, और सेमी सर्कुलर उसमें बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं थोड़ा गंदा डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। इस तरीके से जो टेल है पिजियन की एटलीस्ट, ठीक है, उस तरीके से, तो ये 12 होते हैं, ठीक है, 12 मिल करके ये बनाते हैं, ठीक है, एक फैन लाइक मैनर में सेमी सर्कल में, ठीक है। तो इसको हम या तो क्विल फेदर बोलते हैं या रेक्ट्रिसेस बोलते हैं दोस्तों, तो ये 12 होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ जेनेटिक डिसीज ड्यू टू द XXY कैरोटाइप इज। दोस्तों इसमें ये सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 12 से ही है, ठीक है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होने वाला है XXY कैरोटाइप के साथ। अगर यहाँ XO होता तो दोस्तों टर्नर सिंड्रोम होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, टर्नर सिंड्रोम, ठीक। तो ये XXY वाली कंडीशन है तो कौन सा होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दोनों ही स्टेराइल होते हैं दोस्तों, चाहे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला पर्सन हो या टर्नर सिंड्रोम वाला, दोनों ही कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे, यानी दे आर नॉट हैविंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
takes place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size. देखिए है ना, और नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें उन्होंने यहाँ से उठा ली है, क्लास 11th में आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आप देखेंगे बिल्कुल वहाँ से एनसीईआरटी से उठाई हुई है सेम लाइन। गैमीट्स फ्लैजिलेटेड हों या ना हो, लेकिन जो साइज़ है वो क्या होगा, सिमिलर होगा हमेशा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्लैजिलेटेड है यूलोथ्रिक्स में, ठीक है, और नॉन फ्लैजिलेटेड है, ठीक है, नॉन मोटाइल है किसमें, स्पायरोगारा में, बट जो साइज़ है वो सिमिलर है। ठीक है, तो ये किस तरीके का रिप्रोडक्शन होगा, आइसोगैमस टाइप। आइसो मतलब सेम और गैमस गैमिट्स, है ना, सेम दिखने वाले जो गैमिट्स हैं सिमिलर साइज़ के जो हैं वो क्या होंगे, आइसोगैमस। ठीक है, वो गैमस आप जानते हैं जिसमें कि जो फीमेल गैमेट है वो लार्जर रहता है और कैसा रहता है, नॉन मोटाइल रहता है, जबकि जो मेल वाला है वो मोटाइल रहता है। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे, तो आंसर जाएगा आइसोगैमस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज प्रपोज म्यूटेशन थ्योरी। याद रखना पड़ेगा ह्यूगो डे विलिस। ठीक है, ड्रोसोफिला के अंदर ह्यूगो डे विलिस, फ्रूट फ्लाई, ठीक है, उसमें इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बनता है आपके ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स, ठीक है, बहुत अच्छे से गिवन है, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, इनमें ही बनता है स्पोरोफाइट, है ना। तो यहाँ पर आप एक और क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, आपने ये वाला देखा होगा, या स्पोरोफाइट डिपेंडेंट और गैमेटोफाइट। ठीक, तो यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है किसमें, ब्रायोफाइट्स में। ठीक है दोस्तों, तो स्पोरोफाइट यहाँ पे फूड वगैरह के लिए, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। बाकी जो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म है उसमें जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहता है, गैमेटोफाइट्स उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। स्पोरोफाइट एक्चुअल में क्या कंटेन करता है, स्पोर, ऐसे ध्यान रखें। और स्पोर हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड, यानी कि स्पोरोफाइट वो वाली चीज़ है जो क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी, ओ सॉरी, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है दोस्तों, तो स्पोर्स प्रोड्यूस करने के लिए होता है स्पोरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोमेना वेयर द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain condition। देखो दोस्तों, एक बार अगर जो मेरिस्मेटिक सेल्स होती हैं वो कैपेसिटी डिवाइड करने की लॉस कर देती हैं तो आप उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वही सेल जो कि ऑलरेडी कैपेसिटी को छोड़ चुकी हैं, यानी कि अब उनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर अगर वो रीगेन करती हैं उस कैपेसिटी को, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं उसको दोस्तों। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये डिवाइड करें, मतलब एक बार फिर से डिवाइड करें और फिर से क्या हो जाए, उस कैपेसिटी को लूज़ कर दें एक बार फिर से, यानी सेकंड टाइम उस कंडीशन में आ जाएं कि जब वो डिवाइड नहीं कर रही, तो उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन, है ना। तो इनमें कन्फ्यूज़न रहता है दोस्तों, ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। पहला डिफरेंशिएशन, जब पहली बार कैपेसिटी उसने लॉस करी डिवाइड करने की, सेकंड अगर रीगेन कर ली तो डी डिफरेंशिएशन, और अगर मान लीजिए दोबारा से फिर वही कंडीशन आ गई कि दोबारा कैपेसिटी लूज़ हो गई तो री डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अच्छा क्वेश्चन, थैलेसीमिया दोस्तों नहीं है। इसमें मैं बता दूं आपको, ये बाकी के जितने हैं ये एक्स लिंक्ड हैं, ठीक है, बट थैलेसीमिया इज़ ऑटोसोमल। ठीक है, ऑटोसोमल है, ये एक्स लिंक्ड नहीं है दोस्तों। ठीक, देन नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी किस में हम मीज़र करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, हर्ट्ज से करते हैं, इसको स्मॉल में HZ भी लिखते हैं दोस्तों। डेसिबल साउंड के लिए है, ठीक है, साउंड की इंटेंसिटी को हम डेसिबल में नापते हैं, नैनोमीटर आप जानते ही हो। ठीक है, सोन, ये सोनार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, माइकोबायोंट पार्ट ऑफ लाइकन इज, देखो यार माइकोबायोंट लिखा हुआ है, अब लाइकन है तो लाइकन आपको पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसकी, फंगस की और एल्गी की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो एल्गी वाला पार्ट है और फंगस वाला पार्ट है, इनके ही नाम है। फंगस वाले को हम माइकोबायोंट बोल देते हैं, माइकोबायोंट, ठीक है, और एल्गी वाले को फाइकोबायोंट। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में गिवन है। फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी, माइको वर्ड
फंगस के लिए आता है, फाइको वर्ड एल्गी के लिए दोस्तों, फाइकोलॉजी एल्गी की स्टडी, माइकोलॉजी फंगस की स्टडी। तो यहाँ पे माइकोबायोट यानी फंगस के बारे में बात हो रही है। विच पॉल्यूटेंट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री, बहुत अच्छा और घिसा पिटा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 देखते हैं, विच वन इज़ वेस्टिजियल, कॉकिक्स है दोस्तों, स्किन वेस्टिजियल हो ही नहीं सकती दोस्तों, है ना, सेंसरी पार्ट है। स्टमक नहीं हो सकता, आई भी नहीं हो सकती, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि कॉकिक्स होता। अच्छा होता है इसके साथ कुछ और अच्छे ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी आपकी क्या वेस्टिजियल है, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, थर्ड है ना, मोलर टूथ है, ठीक है। तो ये सब क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है दोस्तों, ठीक है। कॉकिक्स भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, आर्क्योप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। यार ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है और न जाने कितनी बार ये क्वेश्चंस मैं देख चुका हूँ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो पीएमटी हो चाहे नीट हो, हर एग्ज़ाम टीचिंग से रिलेटेड हो, बाकी कोई बीएड एंट्रेंस हो, किसी में भी मेरे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है दोस्तों, है ना। और इस वाले क्वेश्चन में एक ख़ास बात रही कि जो बहुत जनरल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो बहुत सारे हैं दोस्तों, है ना। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता हो गया। आर्क्योप्टेरिक्स है ना, कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का दोस्तों, है ना। देन 17 देखिए, हु इज़ द फाउंडर और फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी, ठीक है। तो यार इसमें कुवियर का नाम आता है, ठीक है। जो कुवियर हैं ये हैं फाउंडर, ठीक है, मॉडर्न पैलेंटोलॉजी के। तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गंगा एक्शन प्लान, ये एनसीईआरटी में गिवन है, 1986 में लॉन्च हुआ था। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर कॉजेज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, दिस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। दोस्तों यहाँ पर यूट्रोफिकेशन जो होता है इसे नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बोलते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है लेक में, ठीक है, वो डिपॉजिट होता चला जाता है धीरे धीरे, और जो पानी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है बढ़ता चला जाता है। जो मैराइन एनिमल्स हैं, फिशेज़ हैं पानी के नीचे, उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। इसे हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं या बोलते हैं नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, ठीक है। इकोलॉजी में आप पढ़ेंगे, ठीक। इसी में ये बायोमैग्निफिकेशन है। इसमें क्या होता है, हायर ट्रॉफिक, लोअर से हायर ट्रॉफिक लेवल्स में टॉक्सिक सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बायोमैग्निफिकेशन, और इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। बायोमैग्निफिकेशन का एग्जांपल डीडीटी याद रखेंगे, ठीक है, जो बैन है, ठीक है। डीडीटी क्या है कि एक लोअर ऑर्गेनिज्म ने खाया और धीरे 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 वो हायर ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच गया, ठीक है, और फाइनली जाके एक्यूमुलेट हो गया सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल में, उसको हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। जबकि जो यूट्रोफिकेशन है वो एजिंग ऑफ लेक है। इसी में अगर मान लीजिए एक ह्यूमन की वजह से वो लेक जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर जाता है तो उसे हम एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यूट्रोफिकेशन ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं लास्ट। द पोजिशन और प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम ऑक्यूपाइड बाय अ पर्टिकुलर जीन, ठीक है, उसे लोकस बोलते हैं दोस्तों, है ना। ये चीज़ तो बहुत कॉमन है, लोकस, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर पोजीशन क्रोमोसोम पे जहाँ की कोई जीन प्रेजेंट होती है, ठीक है, या उसके एलील जिस प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स में, उसको हम लोकस बोलते हैं। दोनों को साथ मिलाते हैं लोकाई बोल देते हैं दोस्तों, है ना। चलिए, तो ये 20 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के हो गए। लास्ट जो सेक्शन है हमारा डिसिप्लिन है वो टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड है, उसे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चंस तो आपको दिखाई देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक क्लास में ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन अ प्रॉब्लम, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट वर्क ऑन द प्रॉब्लम इंडिविजुअली इन ऑर्डर टू सॉल्व इट, ठीक है। सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम दी गई है, सब उसको सॉल्व करने के लिए अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपने सॉल्यूशंस रिटिंग फॉर्म में दे रहे हैं ना, राइटिंग में उसको सॉल्यूशंस को दे रहे हैं। दे प्रेजेंट देयर व्यूज़ इन द क्लास वन बाय वन एंड द अदर स्टूडेंट आर लिसनिंग इट, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट इसको अटेंटिवली सुन रहे हैं और बाद में इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं क्रिटिसाइज ना वर्ड यूज़ करके कि जो सॉल्यूशंस है उसमें फॉल्ट्स निकाल रहे हैं वो, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है दोस्तों, सेमिनार मेथड है, ठीक है। सेमिनार मेथड जो है उसमें हम ऐसा करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम दी जाती है किसी भी उसको स्टूडेंट को, और वो क्या करता है, जो लर्नर है वो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उसके सॉल्यूशंस ढूंढता है, उसको रिटन फॉर्म में देता है, उसके बाद में वो प्रेजेंट
करता है उसको, उसके बाद जितने भी देखने वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उसको ध्यान से सुनते हैं और जो उनको क्वेश्चंस पूछने होते हैं, जहाँ कमियाँ दिखाई देती हैं, वो उसको अराइज करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सेमिनार मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो एवी लिविनहॉक है। एक बार और मैंने आपको बताया था, एवी लिविनहॉक वही हैं दोस्तों जिन्होंने पहली लिविंग सेल को भी देखा, साथ ही माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किया, ठीक है, क्रूड माइक्रोस्कोप का, ठीक है, वो भी एवी लिविनहॉक के नाम पे है, तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन विच मेथड द होल क्लास डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट होमोजीनियस स्मॉल सेक्शंस, यानी कि होमोजीनियस का मतलब एक तरह के बच्चे हैं सारे ग्रुप्स में, छोटे छोटे जो सेक्शंस बनाए हैं सब में एक ही तरह के स्टूडेंट्स हैं और उनकी एबिलिटी के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया है, सो द टीचर कैन रिमूव देयर डिफिकल्टी बाय गिविंग देम इंडिविजुअल गाइडेंस, ठीक है, अलग अलग गाइडेंस देना चाहते टीचर। तो ये डेमोस्ट्रेशन मेथड तो नहीं हुआ दोस्तों, कैसा हुआ, ट्यूटोरियल मेथड हुआ। तो आपसे क्या पूछा है, बोथ, नहीं हो सकता, नहीं 1 नहीं 2, ठीक है, करेक्ट आंसर। देन इन विच ईयर, ठीक है, एडुसेट वाज लॉन्च्ड? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 2004 में एडुसेट लॉन्च किया गया। और अगर आप पर्टिकुलर होना चाहते हैं आप, तो आपको बता दूं ये जो है 20 सितंबर 2004 को लॉन्च हुआ, 20 सितंबर 2004, ठीक है। इसे GSAT-3 के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, GSAT-3 के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया था 2004 में, ठीक है। आप कहें ISRO यानी इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, इसरो ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, एजुकेशन कैन बी, एजुकेशन कैसी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है दोस्तों, इनफॉर्मल, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट शुड बी डन टू रिमूव जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एजुकेशन, ठीक है। साइंस एजुकेशन में से जेंडर डिस्पैरिटी को रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, करिकुलम शुड स्ट्राइव टू मेक द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन टू द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विजिबल, ठीक है, ये बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। और स्टडी शुड बी अंडरटेकन टू अंडरस्टैंड हाउ जेंडर बायस ऑपरेट इन स्कूल बोथ विद इन द आउटसाइड, बिल्कुल, ठीक है, इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। तो ये दोनों बोथ ऑप्शंस आर राइट, दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं टू रिमूव जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टेब्लिश अ स्टूडेंट मास्टरी लेवल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ कुछ अलग है, और सच कहूँ दोस्तों मैंने इसको ढूंढने की कोशिश करी, ये मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। आई ट्राई टू फाइंड इट, बट यार मुझे ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेटिस्फाई आंसर इसका मुझे नहीं मिला। ब्लूम मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजी तो मुझे मिला कि इसमें क्या रहता है कि दोस्तों इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इंस्ट्रक्टर द्वारा, फिर वो पर्सन क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके प्रैक्टिस करता है, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद उस पर फीडबैक लेता है, फीडबैक के बाद उसमें चीज़ें सुधारता है, फिर वापस से इंस्ट्रक्शंस उसको मिलते हैं, ठीक है, फिर वो प्रैक्टिस करता है। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है टिल जब तक कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ पे मास्टरी नहीं कर लेता। ये ब्लूम्स मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजी है, ये एक मॉडल है जो ब्लूम ने दिया था, ठीक है, 1968 के अंदर। बाकी तो देखिए गैरेट मास्टरी लिविंग मुझे नहीं पता, एल्बर्ट आप देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अलग लगा दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं, होमवर्क शुड बी सच इंक्रीज द रेट ऑफ लर्निंग फर्दर, बिल्कुल सही बात है, होमवर्क ऐसा होना चाहिए जो उनकी लर्निंग को फर्दर इंक्रीज करे। होमवर्क शुड बी टाइम कंज्यूमिंग सो दैट स्टूडेंट डोंट गेट फ्री, ये देखिए आप किस तरीके, ऐसा होमवर्क नहीं होना चाहिए कि बच्चों को टाइम ही ना मिले बिल्कुल घर पर, तो ये वाला जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ देखिए, होमवर्क शुड बी समवट चैलेंजिंग, हाँ बिल्कुल चैलेंजिंग होना चाहिए जिससे बच्चे खुद रीड करें, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाएगा उनके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ अ टीचर, इसमें से टीचर का कौन सा पर्सनैलिटी नहीं हो सकती, टीचर शुड नॉट टेक रिस्क ऑफ एक्सपेरिमेंट विद द स्ट्रेटजी, ठीक है, ये तो होना चाहिए, ठीक है, नॉट बी अ पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है, तो इसमें नॉट लग गया, रिस्क नहीं लेना चाहिए उसको, तो ये गलत हो गया दोस्तों, रिस्क लेना चाहिए, टीचिंग में एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, ठीक है, और देखना चाहिए कि कौन सी टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
देन 11th, अ बायोलॉजी टीचर कैन गिव विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ होमवर्क्स, ठीक है, कौन सा होमवर्क वो दे सकती है। इन्फॉर्मेशनल, प्रॉब्लमेटिक, दोनों तरीके के दे सकती है दोस्तों। प्रॉब्लमेटिक का ये नहीं कि होमवर्क करने में प्रॉब्लम हो, नहीं, प्रॉब्लमेटिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग से है, ठीक है दोस्तों, बोथ 1 and 2। हु इज़ एज द एक्सपोनेंट ऑफ क्वेश्चन आंसर मेथड ऑफ टीचिंग, सॉक्रेट्स, ठीक है, जो सॉक्रेट्स हैं उनको जाता है। जो डीवी हैं उनके तो आप जानते हैं डिस्कवरी अप्रोच है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है, डीवी की। देन इन विच स्टेज साइंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज सेपरेट डिसिप्लिन विद एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट, टेक्नोलॉजी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया है कि ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ साइंस को इंट्रोड्यूस किया जाना है एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, ठीक है। तो आप जानते हैं जो सेपरेट डिसिप्लिन है उसको हायर सेकेंडरी से किया जाता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं क्लास 9th में, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है, ठीक है। तो हायर सेकेंडरी स्टेज ऐसी होती है दोस्तों। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ टीचर रिलेटेड टू क्लास एंड क्लासरूम टीचिंग, ठीक है। तो उसमें जानते हैं आप लोग दोस्तों, ऑलवेज स्कूल द स्टूडेंट टू मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है, ये वाला आंसर दे रखा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट, डांटना नहीं चाहिए डिसिप्लिन के नाम पर टीचर को, ठीक है। तो ये कोई फंक्शन नहीं हुआ टीचर का। बाकी प्लानिंग फॉर करिकुलर एंड कोकुलर एक्टिविटीज़ बिल्कुल टीचर का रोल है। मेंटेन रिकॉर्ड्स, ये भी टीचर का रोल है। इवैल्यूएशन भी है, लेकिन डांटना नहीं है दोस्तों। तो सेकंड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, ये क्लास प्रोजेक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? अर्ली 80s में किया गया था दोस्तों। ये देखना पड़ा मुझे, ठीक है, नहीं बात पता था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? स्टडीज हैव शोन दैट गर्ल्स इन द सेम क्लास गेट साइंस एजुकेशन डिफरेंट फ्रॉम बॉयज़, ठीक है। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये देखना है आपको, ठीक है। तो स्टडीज़ में देखा गया कि जो गर्ल्स हैं सेम क्लास की, ठीक है, उनमें साइंस एजुकेशन जो है वो बॉयज़ से डिफरेंट है। और साइंस टेक्स्ट बुक एंड साइंस टीचर्स लाइक अदर्स आर नॉट फ्री फ्रॉम जेंडर वाइज, ठीक है। तो इसमें कौन सी चीज़ें इनकरेक्ट है, ठीक है, ये देखा गया है। तो नाइदर 1 नॉर 2, ना तो 1 करेक्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम ही एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, ठीक है। और इवन साइंस एजुकेशन ही कोई भी एजुकेशन हो, दैट मस्ट बी सेम। और जो टेक्स्ट बुक है दोस्तों वो भी जेंडर वाइज फ्री होनी चाहिए, ठीक है। तो नाइदर 1 और नॉट 2, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था आपसे। तो ना तो 1 इनकरेक्ट है दोस्तों और ना ही सेकंड इनकरेक्ट है दोस्तों, ठीक। देन द प्राइमरी स्टेज एक्सटेंड फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 5th, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज पूछी गई है तो 5वीं तक ही होती है, 1 to 5, सिंपल क्वेश्चन था। यूजिंग नॉन फॉर्मल चैनल्स इन आर एजुकेशन सिस्टम एंड स्पेशली इन साइंस विल इंक्रीज क्रिएटिव लर्निंग। देखिए नॉन फॉर्मल का मतलब आप समझो, जो नॉन फॉर्मल चैनल है ना, उसका मतलब है कि जहाँ पर कह सकते हैं आप कि एक फिक्स करिकुलम नहीं है, जहाँ पे एक फिक्स ड्रेस नहीं है, एक फिक्स पर्टिकुलर स्कूल नहीं है, ठीक है, फिक्स करिकुलम नहीं है, ठीक है, फिक्स टीचर्स, ऐसे कम्युनिकेटर नहीं है, ऐसे टीचर्स नहीं है, तो उसे हम फॉर्मल नॉन फॉर्मल में रखते हैं। फॉर्मल का मतलब एक पर्टिकुलर वहाँ पे करिकुलम रहता है, जैसे अपन लोग जो पढ़ाते हैं स्कूल्स में, दैट इज़ फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल का मतलब जो दादी से एजुकेशन मिल रही है, दैट इज़ नॉन फॉर्मल, ठीक है। उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्कूल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो कहीं भी उस एजुकेशन ले सकता है। पेरेंट्स से जो एजुकेशन जा रही है दैट इज़ इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एजुकेशन नॉन फॉर्मल है, जहाँ कोई एक फ़िक्स रूटीन नहीं है, फ़िक्स एक करिकुलम नहीं है, ठीक है। तो अगर नॉन फॉर्मल चैनल के थ्रू एजुकेशन सिस्टम जा रहा है तो स्पेशली साइंस में वो क्या करेगा? इनडिसिप्लिन तो कई कॉज नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। हम नॉन फॉर्मल को गलत ना सोचें दोस्तों, है ना। अनअटेंटिवनेस बिल्कुल नहीं, ठीक है। कंसंट्रेशन अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, कंसंट्रेशन तो ये तो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, इसका फॉर्मल और इनफॉर्मल से लेना देना नहीं है। क्रिएटिव लर्निंग बढ़ा सकता है क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। क्या होता है कि स्कूल्स वगैरह में जो एक लर्नर है, ठीक है, वो क्या होता है एक रिजिड वे से, जैसे सब पढ़ रहे हैं वैसे ही वो पढ़ रहा है, तो वहाँ पर उसको कम चांसेस मिलते हैं रेदर देन नॉन फॉर्मल, ठीक है। नॉन फॉर्मल में जो टीचर है वो उसके ऊपर सच नहीं है, दादा हैं या कोई वेल विशर है, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपनी एजुकेशन
ले रहा है या वो सेल्फ ही ले रहा है नॉन फॉर्मल में, तो वहाँ पर जो माइंड है, माइंड सेट है, ठीक है, वो फ्री है बाकी चीज़ों से, तो वहाँ क्रिएटिव लर्निंग को बढ़ावा मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 18 का आंसर हो गया आपका क्रिएटिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, मैनी इंडियन स्टूडेंट परफॉर्म वेरी वेल इन फॉर्मल एंड स्कॉलस्टिक टेस्ट but relatively few make it to grade of truly outstanding researcher or original thinkers. What can be reason for that? देखिए सिंपली पूछा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे हम और आप भी देखिए फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, है ना, 12th तक स्कूल जाते हैं सब लोग, उसके बाद ग्रेजुएशन भी करते हैं, लेकिन इतने सारों में से बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो रिसर्च के फील्ड में जा कर के या कुछ ओरिजिनल थिंकर बन के अपना नाम बनाते हैं। इसके लिए क्या रीज़न हो सकता है, सभी क्यों नहीं ऐसा कर पाते? देखिए पहला है, साइंस एजुकेशन इन इंडिया एट इट्स बेस्ट डेवलप क्रिएटिविटी बट डज नॉट एनकरेज कॉम्पिटेंस एंड इन्वेंटिवनेस। देखिए ये रीज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि बेस्ट डेवलप क्रिएटिविटी बेस्ट डेवलप नहीं की जाती है, साथ में कॉम्पिटेंस तो रहती ही रहती है, ठीक है, कंपटीशन की भावना से ही पढ़ाया जाता है साथ में। और इसके अलावा जो कॉम्पिटेंस की बात है ना, कॉम्पिटेंस को आप एक तरीके से बोल सकते हैं जो कैपेबिलिटी होती है, क्षमता, है ना, कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी तो होती है, हर स्टूडेंट में होती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो एक तो कारण ये है कि देखिए उस लेवल तक, यानी कि बहुत हायर लेवल जब हम स्टडी करते हैं रिसर्च लेवल पर, तो उस पर यार कुछ भी जो हमारी इन्वेंटिवनेस है उसके लिए, सारी चीज़ों के लिए, इन्वेंशंस के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। और हम जानते हैं हम और आप इतने अमीर नहीं हैं, तो गवर्नमेंट उतना पैसा नहीं उसको डोनेट कर पाती है। ओनली 4% जो है हमारा एजुकेशन के ऊपर जीडीपी का खर्च होता है। 4 पॉइंट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 4%, 3.9% है बल्कि, तो वो बहुत कम है, ठीक है। तो उस हायर लेवल तक जा कर के हम उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि हमारे पास बजट इतना नहीं है, पहली बात, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पे दे रखी है, साइंस एजुकेशन इन इंडिया डज नॉट डेवलप कॉम्पिटेंस, ठीक है, नहीं, कॉम्पिटेंस तो डेवलप करती है दोस्तों, है ना। कॉम्पिटिशन मतलब क्षमता तो है, कैपेबिलिटी तो है, और इन्वेंटिवनेस और क्रिएटिविटी, तो ये तो कह रहा है कि साइंस एजुकेशन इंडिया में कुछ भी नहीं कर पाती है, तो ऐसा भी नहीं है। थर्ड देखिए, साइंस एजुकेशन इंडिया एट इट्स बेस्ट डेवलप, बिल्कुल, है ना, कॉम्पिटेंस तो डेवलप करती है, क्षमता तो डेवलप करती है, बट एनकरेज नहीं कर पाती इंटेवनेस, है ना। एनकरेज इसलिए नहीं कर पाती कि उन्हें पता है कि आगे जा कर के इसका जो स्कोप है, या फिर हम कहें कि इसके लिए जो रिसर्च का फील्ड है उसके लिए इंक्रीजमेंट नहीं आता, क्योंकि जॉब चाहिए पर्सन को, है ना, स्टाइफन नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। तो इट डज नॉट एनकरेज द क्रिएटिविटी एज वेल एज इन्वेंटिवनेस, ठीक है। साइंस एजुकेशन इन इंडिया एट इट्स बेस्ट डेवलप नहीं, इन्वेंटिवनेस डेवलप नहीं कर पाती, ठीक है। तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किलपैट्रिक इज द इन्वेस्टिगेटर ऑफ विच टीचिंग स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों यहाँ पे किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट मेथड के इन्वेस्टिगेटर हैं दोस्तों, है ना। जो डिस्कवरी मेथड है वो ब्रूनर का है, ठीक है, और जो ह्यूरिस्टिक है ये आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। और जो रोल प्लेइंग है दोस्तों, ये हॉवर्ड बैरोस करके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने दिया था। तो जो किलपैट्रिक हैं दोस्तों, इन्होंने दिया है प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए 40। और दोस्तों ये वीडियो लास्ट था, आपने 200 क्वेश्चंस देखे। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको पेपर कैसा लगा। 5 वीडियोस आपने देख लिए हैं, इजी लगा, डिफ़िकल्ट लगा, मॉडरेट लगा, ज़रूर मुझे बताएं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियोस को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो वीडियोस मेरे अभी स्टार्ट होंगे, ठीक है, वो जो हमारी सेल साइकिल है, ठीक है, सेल डिवीज़न से रिलेटेड आने वाले हैं, क्योंकि सेल हम पूरा पढ़ चुके हैं, उसका सेल डिवीज़न वाला पार्ट रहता है हमारा। इसके अलावा दोस्तों अभी कट ऑफ के बारे में काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं, वो वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो देखते रहिए साइंस बंकर्स चैनल दोस्तों, थैंक यू सो मच।